चलो सुनो, ध्यान देना। कह रहा है क्या कि किसी निश्चित लंबाई का आवेशित छड़ है, ठीक ना, और इससे ए दूरी पर कोई पॉइंट है पी, जिस पॉइंट पी पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। देखिए कैसा कंडीशन है। तो कह रहा है क्या कि जो आवेशित छड़ है तुम्हारा, वो आवेशित छड़ कुछ ऐसा होगा, है ना, और इस छड़ पे चार्ज रखा हुआ है। अब ये चार्ज कैसा है, तो चार्ज मान लो कि इस पे पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है चार्ज, पॉजिटिव चार्ज। अगर कह रहा है क्या कि इस छड़ का लंबाई है एल, और इस पे जो चार्ज है वो है कितना, क्यू। इस छड़ का लंबाई कितना है, कैपिटल एल, और इस पर चार्ज है कितना, क्यू। तो कह रहा है कि इससे इससे ए दूरी पर इससे ए दूरी पर कोई पॉइंट है पी। मान लो ये है ए दूरी इससे, और इस दूरी पर ए दूरी पर कहीं पर है यहाँ पॉइंट पी, और पी पर आपको क्या करना है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालनी है। ये पॉइंट कोई जरूरी नहीं है किसके बीच में है, कहीं भी हो सकता है, ऊपर नीचे कहीं भी, ठीक है। अब देखिएगा जरा सा ध्यान से भाई कि ये एक समान वितरित आवेश है ना, पॉइंट चार्ज नहीं है। तो पॉइंट चार्ज नहीं है तो लैम्डा इक्वल टू, यहां से ये बताओ कि क्यू बाई एल लिखाएगा कि नहीं लिखाएगा। क्यू इस पर टोटल चार्ज है, और एल क्या है, इस पर टोटल इसका लेंथ है। मान लो कि इस आवेशित छड़ का एक सिरा बिंदु पी के साथ जो कोण बना रही है वो, और जो दूसरा सिरा जो बिंदु पी के साथ कोण बना रही है वो क्रमशः थीटा 1 और थीटा 2 है। अगर मान लो कि इस एंगल को मैं बोल दूं कि ये ऊपर के तरफ बना रही है कितनी, थीटा 1, और नीचे के तरफ बना रही है कितनी, थीटा 2। कोई दिक्कत है। अब आप क्या करिए कि इस पॉइंट को जहां ये परपेंडिकुलर डला हुआ है, इस पॉइंट का नाम कुछ भी रख लीजिए एम, ठीक है। और इस एम से एल लंबाई ऊपर, इस एम से एल लंबाई पर एक छोटा सा एलिमेंट चार्ज आप काट लीजिए। क्या किए, एल लंबाई पर एक छोटा सा हम एलिमेंट चार्ज काट लिए। ये एलिमेंट देखो, ये एलिमेंट व्हाइट कलर में मैं बना दे रहा हूं, ये एलिमेंट है। एक छोटा सा एलिमेंट मैंने क्या किया, यहाँ पे काट लिया। अब देखो कि इस छोटे से एलिमेंट पे जो चार्ज होगा, ये चार्ज होगा कितना, डी क्यू, और इसका लेंथ मान लो कितना, डी एल। कोई दिक्कत है। मान लेते हैं क्या मान लेते हैं क्या कि इस पॉइंट पी से जो इस एलिमेंट की दूरी है, इस पॉइंट पी से जो इस एलिमेंट की दूरी है वो है कितनी, आर। अब एक चीज तुम देखो कि अगर ये इस एक्सिस से पी से थीटा एंगल बना रही है, तो आप देखिए कि इस एलिमेंट को आप जैसे जैसे खिसकाइएगा, इस एलिमेंट को आप जैसे जैसे खिसकाइएगा यहाँ से, इस एलिमेंट को आप जैसे जैसे खिसकाइएगा, आप देखिए कि अगर ये एलिमेंट यहाँ पे रहेगा तो ये आर का वैल्यू भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा, थीटा का वैल्यू भी बदलेगा कि नहीं बदलेगा। मतलब आर और थीटा दोनों वेरिएबल है, और एक डी क्यू भी वेरिएबल है। तो यहाँ पर तुम देखोगे ध्यान से कि यहाँ पर जितनी भी चीजें हैं वो सारे के सारे 3 वेरिएबल हैं। कौन कौन सा वेरिएबल है भाई, तो आर वेरिएबल है, थीटा वेरिएबल है, और डी क्यू, ये सारे क्या हैं, वेरिएबल हैं। अब ये 3 3 वेरिएबल है, तो इस तीनों वेरिएबल को मेरा कर्तव्य बनेगा कि एक वेरिएबल में बदलने का। इस तीनों वेरिएबल को क्या करना पड़ेगा, एक वेरिएबल में बदलना पड़ेगा। अच्छा ये बताइए कि ये पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट है, तो इस पॉजिटिव चार्ज एलिमेंट के कारण जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो अंदर के तरफ बनेगा कि बाहर के तरफ बनेगा, बाहर के तरफ। तो भाई इसी लाइन के अलोंग जो विद्युत क्षेत्र बनेगा वो तुम्हारा इधर के तरफ बनेगा, और इसको क्या बोल दो कि ये कितना बना, डी। जरा सा डीई का बात करो, तो अगर डीई बराबर लिखेंगे तो के चार्ज है कितना और डिस्टेंस है कितना, यही लिखेंगे, के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अच्छा ये देखिए कि इस डी का देखिए कि कितना एलिमेंट हो सकता है। ये वाला लाइन है तुम्हारा, है ना, ये वाला लाइन है। अब देखो कि इस डी को, अगर ये वाला एंगल थीटा है, अगर तुम्हारा ये वाला एंगल थीटा है, ये वाला एंगल अगर तुम्हारा थीटा है, तो इसके ठीक अपोजिट वाला ये वर्टिकल अपोजिट एंगल ये भी कितना होगा, होगा कि नहीं होगा। अब ये देखो कि इस डी को 2 कंपोनेंट में तुम रिजोल्यूट करवा सकते हो। ये 2 कंपोनेंट कौन कौन सा होगा भाई, तो 2 कंपोनेंट होगा जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ कॉस थीटा, और जिसके साथ थीटा नहीं लगा हुआ है उसके साथ साइन थीटा।
तो आप देखिए कि इस एलिमेंट का नाम लिखेंगे कितना, डीई कॉस थीटा, और इस एलिमेंट का नाम कितना लिखेंगे, डीई साइन थीटा। ठीक है। अब देखो कि ये दो कंपोनेंट है और ये दो कंपोनेंट लेंथ अलग अलग होने के कारण एक दूसरे को कैंसिल आउट कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता है। अगर बीच में रहेगा तब तो कैंसिल कर देगा, अगर बीच में नहीं रहेगा, ऊपर नीचे रहेगा तो कैंसिल नहीं करेगा। और हम लोग ये मान लेते हैं कि ये जो एम पॉइंट है ये बीच में नहीं है, इससे नीचे कम है और ऊपर ज्यादा है। आप देख लीजिए डायग्राम में। तो अगर कम ज्यादा है भाई साहब, मतलब ये दोनों एक्स कंपोनेंट वाई कंपोनेंट कोई किसी को क्लियर नहीं कर रहा है, कैंसिल नहीं कर रहा है। अच्छा, ये जो एलिमेंट लिए हैं इस पॉइंट का नाम रख लो क्या, एन। अब देखो कि अगर इसमें तुम बात करो ई एक्स का, इलेक्ट्रिक फील्ड इन द एक्स डायरेक्शन, तो ये कितना आया है तुम्हारा, डीई कॉस थीटा। इसको भी छोटा सा मानो, है ना। और अगर आप बात करिए डीई वाई का, तो ये जो डीई वाई आया है आपका, ये कितना आया है, डी साइन थीटा। इतना में कोई दिक्कत है। हमको निकालना है ई एक्स और ई वाई। हमको निकालना है क्या, एक ई एक्स और दूसरा क्या, ई वाई। ये दोनों चीज हमको निकालना है। अब जरा सा ध्यान देना यहां से कि अगर बात करो ई एक्स के लिए, फॉर ई एक्स, इसको क्या करना पड़ेगा, डीई एक्स को इंटीग्रेट करना पड़ेगा। तो इधर भी क्या तुम करोगे, डीई कॉस थीटा को क्या करोगे, इंटीग्रेट करोगे कि नहीं करोगे, करोगे। डी कॉस थीटा को इंटीग्रेट करोगे कि नहीं। जब डीई एक्स को तुम इंटीग्रेट करोगे तो तुमको मिलेगा कितना, ई एक्स। और ये इंटीग्रेशन डीई के जगह पर तुम यहां से के टाइम्स डी क्यू बाई आर स्क्वायर रखोगे और लिखोगे कितना, कॉस थीटा। जरा सा देखो कि जब हम इस एलिमेंट को ऊपर नीचे कर रहे हैं तो थीटा जा रहा है कि नहीं, वेरी कर रहा है कि नहीं, थीटा बदल रहा है। तो थीटा बदल रहा है तो यहां से ऊपर वाले एंगल को अगर पॉजिटिव मानोगे तो यहां से नीचे वाला एंगल कैसा होगा, नेगेटिव। तो देखो भाई, ये एलिमेंट को जब हम यहां ले आएंगे एकदम बिल्कुल नीचे, तो ये एंगल नीचे की तरफ जाएगा, इसको बोलते हैं माइनस थीटा टू। यहाँ पर आओगे तो जीरो, बीच में आ जाओगे तो, और यहाँ से ऊपर जाओगे तो प्लस थीटा वन। तो ये एंगल जो तुम्हारा जा रहा है ये कहां से कहां तक जा रहा है, माइनस थीटा टू से लेकर के प्लस थीटा वन तक, है ना। अब देखिए कि ये तीन वेरिएबल हैं हमारे पास, यहाँ पर थीटा भी वेरिएबल है, डी क्यू भी वेरिएबल है, और आर भी क्या है, वेरिएबल है। अब इस तीनों वेरिएबल को क्या करना है, तुमको कांस्टेंट में बदलना है। तुमको क्या करना है, कांस्टेंट में बदलना है, किसी एक वेरिएबल में बदलना है। तो इस इक्वेशन को मान लो तुम पहला इक्वेशन। कोई दिक्कत है, नहीं कोई दिक्कत। अब देखो कि ये जो तुम्हारा एम एन पी एक ट्रायंगल दिख रहा है, इस ट्रायंगल को मैं क्या करता हूं, बाहर निकालता हूं। एम एन पी को मैं क्या करता हूं, बाहर निकालता हूं। तो देखिए जो आपका एम एन पी ट्रायंगल है वो एक कैसा ट्रायंगल है, जो जरा सा ध्यान दीजिएगा। जो आपका एम एन पी ट्रायंगल है वो ट्रायंगल कैसा है, ध्यान दीजिएगा। ये ट्रायंगल है कुछ ऐसा, ठीक ना। इस पॉइंट का नाम है क्या, P, इस पॉइंट का नाम है क्या, M, और इस पॉइंट का नाम है क्या, N। ये ध्यान दीजिएगा कि ये एंगल उसमें है कितना, थीटा। देखो ये वाला एंगल कितना, ये नीचे वाला लेंथ कितना, A, ये वाला डिस्टेंस कितना, और ये वाला डिस्टेंस कितना, और यहाँ पे क्या है, राइट एंगल। कोई दिक्कत इसमें, नहीं कोई दिक्कत। देखो कि अगर तुम इसमें कॉस थीटा लिखोगे तो कॉस थीटा क्या लिखोगे, बेस बाय हाइपोटेन्यूज यानी कि A बाई आर। अगर यहाँ से तुम आर कॉस थीटा लिखोगे तो आर कॉस थीटा कितना हो जाएगा। अगर तुम यहाँ से आर लिखोगे तो ए बाई कितना हो जाएगा। अच्छा ये देखो कि आर इक्वल टू हम ए सेक थीटा भी इसको लिख सकते हैं कि नहीं, वन बाय कॉस थीटा सेक थीटा लिख सकते हैं। वन बाय कॉस थीटा कितना, सेक थीटा। अच्छा अगर आर स्क्वायर लिखना है तो इसको ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा लिख लूं तो कोई दिक्कत। अब देखो ये आर स्क्वायर जो एक वेरिएबल था वो ए कांस्टेंट और थीटा के टर्म में बदल गया। दूसरी चीज ये देखो कि अगर इसी इक्वेशन में तुमको लिखना पड़े टेन थीटा, इसी ट्रायंगल में अगर तुमको लिखना पड़े क्या, टेन थीटा, तो टेन थीटा क्या लिखोगे, परपेंडिकुलर बाय बेस यानी कि कितना, एल अपॉन ए। जरा सा ये देखिए कि एल इक्वल टू अगर यहां से बात करें तो ए टेन थीटा होगा कि नहीं होगा। अब इसको आप क्या करिए, डिफरेंशिएट कर दीजिए विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। थीटा के रिस्पेक्ट में क्या करिए, दोनों तरफ डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब इसको डिफरेंशिएट करिएगा भाई साहब एल को, तो ये हो जाएगा कितना, डी एल बाई डी थीटा हो जाएगा कि नहीं। और इधर जब ए कांस्टेंट है तो बाहर रह जाएगा, और टेन थीटा का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा। डी थीटा को इधर लेके चले जाओ तो यहाँ से डी एल इक्वल टू हो जाएगा ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। अब यहाँ से देखो कि आर स्क्वायर का वैल्यू हमको मिल गया है,
डीएल का वैल्यू हमको यहाँ से मिल गया है। जरा सा आइए पीछे वाले एलिमेंट में। तो पीछे वाले एलिमेंट में आप देखिए ये छोटा सा जो एलिमेंट है इसका लेंथ है डी क्यू, इस पे चार्ज है कितना डी क्यू और इसका लेंथ है कितना डीएल। ठीक है। अब देखो कि जब डी क्यू लेंथ है और डीएल है तो यहाँ से भाई अगर लैम्डा लिखोगे तो कितना लिखोगे डी क्यू बाई डीएल लिखोगे कि नहीं, और जब यहाँ से डी क्यू बराबर लिखोगे तो ये लैम्डा डीएल के बराबर में होगा कि नहीं होगा, होगा। एक मिनट रुको आ रहे हैं, क्या बोल रहे हैं। अब देखो ये डी क्यू के जगह हो गया कितना लैम्डा डीएल। अच्छा ये देखो कि अगर इस इक्वेशन में तुम इस वैल्यू को रखोगे तो तुम्हारा जो ई एक्स निकल के आएगा वो आएगा इंटीग्रेशन माइनस थीटा टू से लेकर के प्लस थीटा वन तक के डी क्यू के जगह पर कितना रख लें लैम्डा डीएल, है ना। डी क्यू के जगह पर कितना रख लें लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर इंटू कॉस थीटा। अब इसको इक्वेशन वन रहने दो तो ज्यादा अच्छा रहेगा। क्लियर है, इसको इक्वेशन वन। अब देखिए कि इसमें डीएल का वैल्यू और आर स्क्वायर का वैल्यू हम लोग निकाले हुए हैं यहाँ, डीएल का भी और आर स्क्वायर का भी। इसका वैल्यू जब आप डालिएगा क्या कर रहे हैं तो समीकरण एक में क्या करिए कि समीकरण एक में जो है समीकरण एक में डीएल तथा आर स्क्वायर का वैल्यू रखिए। डीएल तथा आर स्क्वायर का मान रखने पर जब इसका मान रखोगे तो देखो ये इक्वेशन क्या है तुम्हारा ई एक्स इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस थीटा टू से लेकर के प्लस थीटा वन तक के टाइम्स लैम्डा डीएल बाई आर स्क्वायर कॉस थीटा, यही है। अब देखो कि इसमें डीएल के जगह पर कितना रख सकते हैं माइनस थीटा टू से लेकर के प्लस थीटा वन तक के लैम्डा डीएल के जगह पर रखेंगे ए सेक स्क्वायर थीटा डी थीटा। कोई दिक्कत इसमें नहीं, कोई दिक्कत। आर स्क्वायर के जगह पे कितना रखेंगे ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, ए स्क्वायर सेक स्क्वायर थीटा, और कॉस थीटा के जगह पर कॉस थीटा ही रह जाएगा। अब जरा सा देखो कि यहाँ पर सेक स्क्वायर थीटा से सेक स्क्वायर थीटा और एक ए से ये स्क्वायर कैंसिल। अब देखो कि के लैम्डा और ए ये तीनों चीज तो कांस्टेंट है, तो तीनों चीज जब कांस्टेंट है भाई तो इसको बाहर निकालेंगे कि नहीं। कहां से कहां तक माइनस थीटा वन से लेकर के प्लस थीटा टू तक के बाहर आएगा लैम्डा बाहर आएगा और ए बाहर आएगा। बच गया क्या, बच गया क्या, एक तो बचा कॉस थीटा और दूसरा बचा क्या। अब देख अब यहाँ से कहानी आसान हो गई कि नहीं होगी। अब जब यहाँ से कहानी आसान हो गई तो भाई यहाँ पर वैल्यू डालो कि ये हो जाएगा कितना के लैम्डा बाई ए, और कॉस का इंटीग्रेशन कितना होता है कॉस का इंटीग्रेशन क्या होता है साइन थीटा। साइन थीटा कहाँ से कहाँ तक माइनस थीटा टू से लेकर के और प्लस थीटा वन तक। अब देखो कि क्या करोगे के लैम्डा बाई ए साइन थीटा के जगह पहले थीटा वन डालोगे तो कितना हो जाएगा साइन थीटा, और माइनस साइन और थीटा के जगह कितना डालोगे माइनस थीटा। अच्छा तुम कभी ये पढ़े हुए हो क्या कि भाई साइन माइनस थीटा जो होता है वो माइनस साइन थीटा के पढ़े हुए हो ना। तो अगर ये माइनस यहाँ से बाहर आएगा भाई तो ये जो तुम्हारा ई एक्स बचेगा वो ई एक्स इक्वल टू के लैम्डा बाई ए साइन थीटा वन और प्लस साइन थीटा टू हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, हो जाएगा। ये निकल गया तेरा ई एक्स। बात समझ में आया कि नहीं आया, क्या किए क्या। देखो थोड़ा बड़ा डेरिवेशन है लेकिन सीखना है तो क्या किया पहले तो ये डायग्राम पूरा किए। थीटा एंगल पे एक एलिमेंट लिए जो इससे आर डिस्टेंस है। अब इसके कारण जब डीई निकाले तो डीई देख रहे हैं कितना कि के डी क्यू बाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर देखने में क्या मिल रहा है कि के डी क्यू बाई आर निकाले तो इसका दो कंपोनेंट एक डी कॉस थीटा एक डी साइन थीटा। ये एक्स डायरेक्शन में है इसीलिए इसको ई एक्स बोले और ये वाई डायरेक्शन में इसीलिए इसको डी वाई बोले। निकल गया।
अब हम एक एक करके बात करेंगे। पहले EX के लिए, तो EX के लिए DEX को दोनों तरफ इंटीग्रेट करना पड़ेगा। कहां से कहां तक भाई? तो ये जो बीच वाला लाइन है वो अगर 0 का लाइन है तो यहां से ऊपर अगर प्लस थीटा 1 लेंगे तो नीचे कितना लेंगे? माइनस थीटा। अब देखो कि ये हम पहला एलिमेंट यहाँ सबसे नीचे काटे, पहला एलिमेंट कहां पर काटेंगे? सबसे, और यहाँ पर एंगल कितना हो रहा है? -θ2। और सबसे आखिरी एलिमेंट हम कहाँ काटेंगे? सबसे ऊपर, यहाँ पर एंगल कितना हो रहा है? बस इंटीग्रेट करेंगे। अब यहाँ पर देख रहे हैं क्या? यहाँ पर देख रहे हैं कि DQ भी वेरिएबल है, R भी वेरिएबल है और थीटा भी, कि जैसे जैसे इस एलिमेंट को तुम सरकाओगे देखो इस थीटा का मान भी बदलता जाएगा, इस R का मान भी बदलता जाएगा, और ये DQ तो पहले से ही माने हुए हैं। तो ये तीनों चीज वेरिएबल है। अब इस तीनों चीज को हम किसी एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने का प्रयास करेंगे। तो एक वेरिएबल में कन्वर्ट करने के लिए क्या किए? इस ट्रायंगल को बाहर निकाले। इस ट्रायंगल को जैसे ही आपने बाहर निकाला, कॉस थीटा निकाला, तो यहाँ से R² का वैल्यू थीटा में बदल गया, और tan थीटा निकाल करके दोनों तरफ डिफरेंशिएट किया तो DL बदल गया, है ना। अब R² और DL का वैल्यू पहले वाले इक्वेशन में रख के और सॉल्व कर दिए तो फॉर्मूला बन गया क्या? EX = k λ/a sin θ1 + sin θ2। समझ में आया कि नहीं? अब देखो कि यहाँ से R² और DL तो हमारा निकला ही हुआ है, अभी ये खत्म नहीं हुआ, अभी EY का बात करना बाकी है। तो जब भाई साहब EY का बात करोगे तो ये देखो कि अगर तुम EY का बात करोगे, फॉर EY, तो EY के लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? इंटीग्रेशन ऑफ DEY, और DEY कितना आया है तुम्हारा? DE sin थीटा, DE sin थीटा है, Y में कितना है? sin थीटा। देख लो DEY कितना है? DE sin थीटा, ठीक ना। अच्छा ये बताओ कि इस बार भी लिमिट कहां से कहां तक? लिमिट तो वही रहेगा, -θ1 से लेकर के प्लस थीटा। अच्छा नीचे θ2 है ना, नीचे θ2 है और ऊपर θ1 है, -θ2 से लेकर के और प्लस कहां तक? थीटा, यही कहानी है। अच्छा ये देखिए कि DEY का इंटीग्रेशन करिएगा, कितना मिलेगा? और इंटीग्रेशन -θ2 से लेकर के प्लस θ1 तक, DE का वैल्यू KdQ/R² है कि नहीं है? साइन थीटा के जगह पर क्या लिख देंगे? साइन थीटा। अच्छा इसमें से देखो कि इंटीग्रेशन -θ2 से लेकर के प्लस θ1 तक के DQ के जगह पर λ/dl लिखेंगे कि नहीं? और नीचे R² और ये भी कितना? साइन थीटा। अब देखो कि यहाँ पर DL, R² और थीटा सारा वेरिएबल है, लेकिन सबका वैल्यू पीछे निकला हुआ है। तो सबका वैल्यू पीछे निकला है तो इसको बोल दो इक्वेशन 2, ठीक ना। और समीकरण 2 में जो है सो हम लोग क्या किए हैं? समीकरण 2 में DL तथा R² का मान रखने पर, तो जब DL में इसका मान रखोगे, ठीक ना, मान रखने पर, जब इसमें ये मान रखोगे तो रखने पर तुमको ये क्या मिल जाएगा? EY जो मिलेगा वो देखो k के जगह k रहेगा, इंटीग्रेशन है पहले कहाँ से कहाँ तक? -θ2 से लेकर के प्लस θ1 तक, लैम्डा के जगह लैम्डा रहेगा, और देखो DL के जगह पर a sec² थीटा d थीटा, तो DL के जगह पर कितना लिखेंगे? a sec² थीटा d थीटा, और नीचे देखिए R² है तो R² के जगह पर a² sec² रख देंगे, a² sec² थीटा, और साथ में क्या है? साइन थीटा। जरा सा ध्यान दीजिएगा कि यहाँ भी वैसे ही सारे टर्म कट रहे हैं, sec² थीटा से sec² थीटा और a से ये। अब देखो k λ/a कांस्टेंट है कि नहीं? तो अगर EY लिखोगे भाई तो k λ/a बाहर आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा? इंटीग्रेशन कहाँ से? -θ2 से लेकर के प्लस थीटा, और बचेगा क्या? साइन थीटा, और साथ में क्या? देखो यही दोनों चीज बच रहे हैं, यहाँ साइन थीटा और यहाँ क्या? d थीटा। अब तुम ये बताओ कि साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? साइन का इंटीग्रेशन कितना होता है? माइनस कॉस। तो माइनस कॉस को तुम k λ/a, और ये हो जाएगा कितना? माइनस कॉस थीटा, कहाँ से कहाँ तक? -θ2 से लेकर के प्लस थीटा। अब पहले अपर लिमिट डालोगे तो EY डालोगे तो ये हो जाएगा कितना? k λ/a माइनस कॉस θ1, और माइनस कॉस θ2 डालोगे तो प्लस -θ2 हो जाएगा। होगा कि नहीं? होगा कि नहीं होगा? अब देखिए कि कॉस माइनस थीटा जो है, आपका जो कॉस माइनस थीटा होता है वो कॉस थीटा के ही बराबर हो जाता है।
तो जब कॉस माइनस थी भाई कॉस थीटा के बराबर ही हो जाएगा, तो ई वाई बराबर कितना लिखोगे, के लैम्डा बाई ए माइनस कॉस थीटा वन प्लस कितना कॉस थीटा। जरा सा देखो इसको थोड़ा सा अरेंज करके जब लिखेंगे तो ई वाई इक्वल टू के लैम्डा बाई ए, पहले कॉस थीटा टू लिख देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा कॉस थीटा टू और माइनस कितना कॉस थीटा वन, और यही हो गया क्या ई वाई का डेरिवेशन। मान लीजिए कि कोई आदमी आपके साथ खेल करे और आपको कहे क्या कि ई नेट बताओ, हम ई एक्स और ई वाई नहीं पूछ रहे हैं, ई नेट बताओ, तो इसके बारे में तो तुम पहले से ही जानते हो, ई एक्स एक्स स्क्वायर प्लस, सेवा समाप्त। बात समझ में आया कि नहीं आया। ये जो रॉड था, ये रॉड अपना फाइनाइट लेंथ का था, इसकी एक निश्चित लंबाई थी, ठीक ना। लेकिन अगर जरा सा सोचिए कि ये एम पॉइंट ठीक बीच में होता, ठीक ना, पहले ये सोचिए कि अगर ये एम पॉइंट ठीक बीच में होता तब क्या होता, ठीक ना। एम पॉइंट ठीक बीच में होता तो देखो अलग अलग केस करके इसका स्टडी करते हैं, अलग अलग केस करके इसका स्टडी करो। अब देखो कि अगर इस रॉड में जो पॉइंट एम है, जो पॉइंट एम है वो ठीक बीच में रहता तो क्या होता, ये जरा सा ध्यान दीजिए। इस बार हम लोग जो पॉइंट एम को ले रहे हैं वो पॉइंट एम को कहाँ ले रहे हैं, ठीक बीच में। देखो भाई कि जब ठीक बीच से ये पॉइंट एम तुम लेते, ठीक बीच में लग रहा है क्या, नहीं भी लग रहा है तो लिखेंगे तो हो जाएगा। ये पॉइंट है पी, मान लो इसका लेंथ है टोटल एल, और यहां से यहां तक का जो लेंथ है ये है एल बाई टू, और यहां से यहां तक का भी जो ये लेंथ है वो है कितना एल बाई टू। अब ठीक बीच में लग रहा है कि नहीं, नहीं लग रहा है तो भी जबरदस्ती लगेगा, ठीक है। अब देखिए कि अगर आपको कहे कि इस पॉइंट पर आप बताइए हमको कि पी पॉइंट पर इस पर इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, तो यहां से यहां तक मिलाओगे और यहां से यहां तक मिलाओगे। अब देखो कि ये दोनों अगर बराबर है तो बराबर भुजा के सामने का कोण भी क्या होगा, मतलब इसको भी थीटा मान लो, तो ये भी कितना हो जाएगा, थीटा हो जाएगा। अब देखो कि यहाँ पे अगर तुम बात करो ई एक्स का, अब बात करो किसका, ई एक्स का, सीधे सीधे, तो अगर ई एक्स का बात करोगे तो ई एक्स कितना पड़ेगा अभी, के लैम्डा बाई ए साइन थीटा वन के जगह भी थीटा, और साइन थीटा टू के जगह पर भी कितना थीटा, ठीक ना। इफ अगर कह रहा है क्या कि अगर पी मध्य बिंदु हो, अगर पी क्या हो, मध्य बिंदु हो, तो अगर पी मध्य बिंदु होगा तो थीटा वन बराबर थीटा टू हो जाएगा, जिसको हम लोग क्या मान लिए, थीटा मान लिए। अब देखिए किसमें कि ये जो ई एक्स आ जाएगा आपका, ये कितना आ जाएगा, के लैम्डा बाई ए टू साइन थीटा, और यहां से आप टू को बाहर कर लीजिए, ये कितना हो जाएगा, टू लैम्डा बाई ए साइन थीटा के बराबर में ये निकल गया कि आपका ई एक्स। जरा सा ई वाई का बात करिए, तो ई वाई के बारे में आपने क्या पढ़ा है, ई वाई के बारे में क्या पढ़ा है कि ये के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा टू और माइनस कॉस थीटा, यही ना पढ़े हो। देखो ई वाई का वैल्यू कितना आया है, कॉस थीटा टू माइनस कॉस थीटा वन। अब जरा सा इसमें अगर दोनों का वैल्यू तुम थीटा रखोगे तो ये कितना हो जाएगा, के लैम्डा बाई ए कॉस थीटा और माइनस कितना कॉस थीटा, हो जाएगा कि नहीं। देखो कॉस थीटा और कॉस थीटा जीरो हुआ तो के लैम्डा बाई ए इंटू जीरो होगा, यानी कि ई वाई कितना मिलेगा। अब देखो कि बीच में रह के ई वाई जीरो क्यों मिल रहा है, यहां से ऊपर आधी लंबाई है, तो यहां से ऊपर मान लो कि 50 एलिमेंट पॉसिबल है, तो यहां से नीचे भी कितने एलिमेंट पॉसिबल होंगे, बराबर बराबर है। अब हर एलिमेंट का डीई साइन थीटा इसके कारण नीचे बनेगा, तो इधर वाले के कारण ऊपर भी तो बनेगा, और हर एक दूसरे एलिमेंट को क्या करेगा, फाइनली ई वाई में कुछ बचेगा नहीं। लेकिन जब ये नीचे था तो नीचे कम एलिमेंट था, ऊपर ज्यादा एलिमेंट था, ऊपर वाला हावी हो जाता, तो ऊपर वाले के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड नीचे की तरफ बनता। तो पिछले वाले केस में देखो कि नीचे की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड बना है और इस इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी निकल के आया है। तो अगर थीटा वन और थीटा टू दोनों बराबर रहता, तो बराबर रहता तो ई एक्स में कितना होगा, ई एक्स में होगा टू के बाई लैम्डा ए साइन थीटा, और इसमें ई वाई कितना आएगा, जीरो के बराबर में। कब, जब ये पी पॉइंट कहाँ हो, ठीक बीच में हो। समझ में आ रहा है बात, क्या हो, ठीक बीच में हो। कहाँ पे, ठीक है यार, ठीक ना। देखो ये समझ में आ गया। अच्छा ये तो थी क्या कि निश्चित लंबाई की बात रहे तब,
ऐसा भी तो हो सकता है कि अनंत लंबाई का आवेशित छड़ रहे, ठीक ना। तो अनंत लंबाई के आवेशित छड़ के लिए देखो कैसे बात करेंगे, ठीक ना। इसी में बात करें इस चीज के लिए, अनंत लंबाई का आवेशित छड़ के लिए, आवेशित छड़ के लिए। अब देखो कि अगर छड़ अनंत लंबाई का हो, मतलब इस बार जो तुम्हारा छड़ है वो कहाँ है, इनफाइनाइट लेंथ का। इनफाइनाइट लेंथ का मतलब क्या कि यहाँ से यहाँ तक भी रहेगा, और इसके बाद जो है, इसके बाद भी ये यहाँ से माइनस इन्फिनिटिव तक, और ये यहाँ से कहाँ तक, प्लस इन्फिनिटिव तक। इसी को कहते हैं इनफाइनाइट रॉड। अब इस इनफाइनाइट रॉड पे भी कह रहा है कि आपको चार्ज भरा पड़ा है, पॉजिटिव चार्ज। अब कहेगा क्या कि इसके कारण इससे ए दूरी पर कोई बिंदु है पी, ए दूरी पर कोई बिंदु है कितना, पी, और इस पी पर बताओ कि हमको विद्युत क्षेत्र की तीव्रता कितनी होगी। ये इधर कितना है, प्लस इन्फिनिटिव, और ये इधर कितना है, माइनस इन्फिनिटिव। अच्छा एक बात तुम बताओ, ये सुनो जरा सा ध्यान से, कि अगर दो रेखाएं समानांतर रेखा हो, अगर दो रेखाएं कैसी हो, समानांतर रेखाएं हो, तो दो रेखाएं समानांतर रेखाएं हो, ये दोनों समानांतर रेखा है, तो हम इसके मिलने की उम्मीद कहां पर कर सकते हैं, कहीं नहीं। लेकिन प्रैक्टिकली सोचो कि दो रेलवे ट्रैक के बीच में खड़ा हो जाओ और बहुत दूर देखो, तो तुमको लगेगा क्या कि बहुत दूर जाने के बाद पटरी क्या हुई, मिल गई। अरे यार दो ट्रैक रहता है ना, उसके बीच में खड़ा हो जाओ, ट्रेन नहीं आ रही हो तब, ठीक ना। क्या सर मरवाने का जुगाड़ लगा रहे हैं। अब देखो कि जब देखोगे ऐसे तो क्या लगेगा तुमको कि अनंत दूरी के बाद क्या हुई, दोनों पटरी एक दूसरे से क्या हुई, मिल गई। तो दो पैरेलल लाइन से ये उम्मीद की जाती है कि ये जा करके जो है सो इन्फानाइट पे क्या होगा, ये जा करके मिल जाएगा, ठीक ना। ये इन्फिनिटी पे क्या हो जाएगा, ये मिल जाएगा, ये उम्मीद की जाती है। एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है, लेकिन ये कभी मिलेगा ही नहीं। लेकिन जब यहां से आप देखेंगे तो बहुत दूर जाने के बाद आपको क्या लगेगा कि ये दोनों एक दूसरे से क्या हो रही है, मिल जा रही है। तो अगर मान ले कि मैं यहां से इसको मिलाऊं, तो ये लगभग कुछ ऐसे पैरेलल जा करके मिलता हुआ लगेगा। अगर मैं मान लूं कि ये इन्फिनिटी पे जाकर के मिल रहा है ऐसे करके, तो इन्फिनिटी पे जाकर के मिल रहा है, इसका मतलब ये इसके कैसा होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए, पैरेलल होना चाहिए भाई। तो ये बताओ कि ये अगर 90 डिग्री है, तो यहां से यहां तक जो तुम कोण माने हो θ1, ये θ1 बराबर भी कितना होगा, एकांतर कोण बराबर होते हैं सम्मुख कोण, है ना। ये कौन सा है, 90 डिग्री, 90 डिग्री पे होगा तो पैरेलल होगा। अच्छा ऐसे अगर ये भी इन्फिनिटी पे मिल रहा है, तो इसको भी जो इन्फिनिटी पे मिलना है, तो इन्फिनिटी पे मिलना है तो तुम्हारा जो θ2 होगा, ये θ2 ये भी कितना होगा, 90 डिग्री। तो इस केस में तुम देखो कि जो तुम्हारा θ1 है वो बराबर θ2 है, और दोनों कितना है, 90 डिग्री के। कहां पर मान लेंगे कि ये मान लेंगे कि ये इन्फिनिटी पर क्या होगा, एक दूसरे से मिल जाएगा। इधर भी ये मान लेंगे कि ये इन्फिनिटी पे जाकर के क्या होगा, एक दूसरे से मिल जाएगा, है ना। ये ऐसा एजम्पशन होता है कि दो पैरेलल लाइन कहाँ पे जाके मिलेगा, इन्फानाइट पे जाके मिलेगा। तो इन्फानाइट पे जब जाके मिलेगा तो पैरेलल होगा तब मिलेगा, और पैरेलल होगा तो जितना ये कोण होगा उतना ही ये कोण होगा। इसके बारे में हमको पता है कि 90 डिग्री, तो वो भी कितना होगा, इसके बारे में भी पता है हमको 90 डिग्री, तो ये भी कितना होगा। अब देखो कि अगर यहाँ पर बात करो तुम EX का, तो EX कितना लिखते हो, k लैम्डा बाई ए साइन θ1, ठीक ना, साइन θ1 और प्लस साइन θ2, है ना, लिखते हो साइन θ1 प्लस साइन θ2। तो जब इसमें भाई साहब वैल्यू डालोगे तो ये हो जाएगा कितना, k लैम्डा बाई ए साइन कितना 90 डिग्री, और प्लस ये भी कितना साइन θ2 90 डिग्री, है ना। साइन 90 डिग्री का वैल्यू कितना होता है, ये हो जाएगा कितना, k लैम्डा बाई ए इंटू 1 प्लस कितना, ये हो जाएगा कितना 2k लैम्डा बाई ए, ये निकल जाएगा क्या तुम्हारा EX। जरा सा देखो अगर बात करो यहीं पर किस चीज का, EY का, तो EY कितना लिखते हो, 2k लैम्डा बाई ए, 2k नहीं k लैम्डा बाई, ठीक ना, k लैम्डा बाई ए कॉस 90 डिग्री, अब माइनस कॉस कितना 90 डिग्री, कॉस 90 डिग्री और कॉस 90 डिग्री मिलके कितना, तो EY कितना आ जाएगा। बात समझ में आई कि नहीं आई, बात समझ में आई कि नहीं, कि जब इन्फानाइट हो तब। अच्छा ये दोनों तरफ इन्फानाइट है, ऐसा भी हो सकता है कि रॉड यहां से शुरू होकर के ऊपर इन्फानाइट तक गया हो, रॉड यहां से शुरू होकर के और ऊपर इन्फानाइट तक गया हुआ हो, तो देखना इसको बोलते हैं टर्मिनेटेड इन्फानाइट लाइन। मतलब एक तरफ तो इसका फिक्स पोजीशन है, लेकिन दूसरे तरफ ये क्या है, अनंत तक गया हुआ। जैसे मान लो कि ये है, और यहां से
ये केवल ऊपर अनंत तक गया हुआ है, केवल ये ऊपर कहाँ तक गया हुआ है, इनफाइनाइट तक। अब देखना, सुनो जरा सा ध्यान से, कि अगर ये है पॉजिटिव चार्ज जिसका एक टर्मिनल तो फिक्स है, जिसका एक टर्मिनल तो फिक्स है, लेकिन दूसरा टर्मिनल कहाँ तक गया हुआ है, इनफाइनाइट तक, प्लस इन्फिनिटी तक। अब आपको क्या कहे, अब आपको कहे क्या, कि यहां से इसके इसके फुट से, ध्यान दीजिएगा, कि इसके फुट से ए दूरी पर कोई पॉइंट है पी, इसके फुट से ए दूरी पर कोई पॉइंट है पी, तो ये बताइए कि पी पर इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा। अब जरा सा ध्यान देना कि अगर अगर तुम बात करो ऊपर वाले थीटा वन का, तो बताओ तो ये थीटा वन के बारे में क्या कहोगे, ये थीटा वन कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि अनंत पे जाके मिलेगा तो मान लेंगे कितना है, 90 डिग्री। लेकिन जरा सा थीटा टू के बारे में कंसीडर करो, जरा सा थीटा टू को देखो, यही वाला तो एंगल होता था थीटा टू, ये ना होता था। अगर इसको तुम धीरे 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 ले जाओगे यहाँ पे तो कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। ये थीटा वन बराबर 90 डिग्री रहेगा, लेकिन ये थीटा टू कितना हो जाएगा इस पॉइंट पे आके, 0 डिग्री। तो भाई जब थीटा वन 90 डिग्री लोगे, तो इस कंडीशन के लिए जो तुम्हारा थीटा वन होने वाला है, ये थीटा वन होने वाला है कितना, थीटा वन बराबर 90 डिग्री, और थीटा टू बराबर कितना, 0 डिग्री। अब यहाँ से तुम ई एक्स और ई वाई निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे, निकाल लोगे कि नहीं निकाल लोगे। अच्छा सर यहाँ पर है तब तो आप बड़ी आसानी से बता दिए कि थीटा वन 0 डिग्री लेंगे, थीटा टू 90 डिग्री। अगर इधर कहीं होता तो, है ना, अगर इधर कहीं होता तो अगर इधर कहीं होता तो देखो तुम कि तुम्हारे साथ क्या होता, क्या होता सर, अच्छा होता, समझ में नहीं आता। ये देखो कि ये पॉइंट है। अब इसमें क्या कह रहा है कि जो तुम्हारा डिस्टेंस है वो डिस्टेंस कहीं इधर है, ये पॉइंट है पी, ठीक ना। आपकी बार क्या कह रहा है कि ये पॉइंट है पी और यहां से ए डिस्टेंस पर। तो एक बात बताइए कि अगर यहां से आप थीटा वन का बात करें ऊपर वाले का, तो ऊपर वाला तो इन्फानाइट पे ही जाके मिलेगा ना, तो इन्फानाइट पे मिलेगा तो तुम थीटा वन को कितना बोल दोगे, 90 डिग्री। और यहाँ से यहाँ तक का कोई एंगल तुमको थीटा गिवन रहेगा, यहाँ से यहाँ तक का कोई एंगल थीटा गिवन रहेगा, ये एंगल, है ना। तो जब ये एंगल थीटा गिवन रहेगा तो यहाँ पर थीटा वन बराबर कितना लगा दोगे, 90 डिग्री, और थीटा टू बराबर कोई एंगल दिया रहेगा 30 डिग्री 60 डिग्री कुछ भी थीटा, है ना। वैल्यू डाल के क्या करेंगे, सॉल्व कर लेंगे। तो जब भी इनफाइनाइट रॉड रहे, तो इनफाइनाइट रॉड रहे तो एक तो पहला हुआ कि फाइनाइट रॉड के लिए हम लोग कर लिए, फाइनाइट रॉड के लिए क्या कर लिए, डेरिवेशन निकाले, ई एक्स का और ई वाई का वैल्यू निकल गया, है ना। अब जब ई एक्स और ई वाई का वैल्यू निकल गया, सुनो ध्यान से, कि जब ई एक्स और ई वाई का वैल्यू निकल गया, तो ई एक्स और ई वाई का वैल्यू निकाल के ये फॉर्मूला हम बना लिए। अब इसी फॉर्मूला में हम क्या किए, अलग अलग एप्लीकेशन करना, क्या कि जब ये पी पॉइंट दोनों को बाइसेक्ट करे, ठीक बीच में हो, तो ठीक बीच में हो तो ई एक्स डबल हो जा रहा है और ई वाई कितना हो जा रहा है, 0 हो जा रहा है। अगर इनफाइनाइट लाइन रहे, तो इनफाइनाइट लाइन के बारे में क्या कॉन्सेप्ट बनाना है भाई, कि इनफाइनाइट लाइन के बारे में तो बचपन में सर पढ़े हैं कि कहीं नहीं मिलता है, लेकिन ये अगर आप दो ट्रेन के पटरी के बीच में खड़ा होकर देखेंगे तो लगेगा कि नहीं कि बहुत दूर के बाद ये क्या हुआ, मिल गया। तो इनफाइनाइट लाइन के बारे में ये कंसीडर करते हैं क्या, कि ये इन्फिनिटी पर जाकर के क्या होगा, मिल जाएगा। अब इन्फिनिटी पे मिल जाएगा इसका मतलब ये दोनों समानांतर रेखा है। उल्टा सोचो कि अगर दो पैरेलल लाइन इन्फिनिटी पे मिल रहा है, तो ये भी कह सकते हैं कि अगर दो लाइन इन्फाइनाइट पे जाके मिल रहा है, इसका मतलब दोनों क्या है, पैरेलल है। अब जब दोनों पैरेलल है भाई, तो ये एंगल 90 डिग्री, तो ये थीटा वन भी कितना, ये एंगल 90 डिग्री, तो ये थीटा टू भी कितना। अब पिछले वाले फॉर्मूला में थीटा वन थीटा टू का वैल्यू 90 डिग्री डालेंगे तो एक्स निकल के आएगा, 90 डिग्री डालेंगे तो ई वाई निकल के आएगा। इसी में मैं क्या बोला कि अगर एक ही टर्मिनल इन्फिनिटी पे जाए, तो एक ही टर्मिनल इन्फिनिटी पे जाए तो यहाँ थीटा वन तो 90 डिग्री हो जाएगा, लेकिन अगर थीटा टू के बारे में तुम बात करो तो थीटा टू देखो यहाँ से दूसरे टर्मिनल को तो मिलाने वाला होता है, और दूसरा टर्मिनल वाला एंगल देखो घटते 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 कितना, 0 डिग्री। तो यहाँ से थीटा वन तो 90 डिग्री ले लिए, लेकिन थीटा टू कितना हो जाएगा, 0 डिग्री। वैल्यू पुट करके ई एक्स वाई निकलेगा कि नहीं निकलेगा। अगर मैं बोला कि ये टर्मिनल पे नहीं हो, कहीं बीच में हो, तो कह देगा ना कि 5 मीटर 10 मीटर 15 मीटर दूर, कह देगा कि नहीं। अब ये वाला लेंथ अगर तुमको गिवन रहेगा, ये वाला लेंथ अगर तुमको गिवन रहेगा, मान लो कुछ भी दे दिया बी, बी लेंथ ऊपर, ये ए पता है, तो ये थीटा निकलेगा कि नहीं, कैसे निकलेगा, tan थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, निकल जाएगा। तो अब ये थीटा यहाँ से निकल गया और थीटा वन इनफाइनाइट पे ही जा रहा है, तो वो कितना हो जाएगा, 90 डिग्री। इस सारे केस को जब हम लोग सॉल्व कर देंगे तो ये इनफाइनाइट वायर का हो जाएगा। ये तो एक लंबा चौड़ा डेरिवेशन था इनफाइनाइट वायर के लिए। जब गॉस लॉ पर हो गई इसी चैप्टर में, तो यही डेरिवेशन
1 सेकंड का खेल हो जाता है, बहुत छोटा हो जाता है। और गॉस लॉ में ये चीज इंपॉर्टेंट भी है, आप देखिएगा फॉर्मूला भी वैसा ही आता है, ठीक ना, इनफाइनाइट रॉड के लिए। लेकिन गॉस लॉ में जो है सो ये चीजें गॉस लॉ का इंपॉर्टेंट पोजीशन हो जाता है, और एग्जाम में पूछ भी देता है गॉस लॉ के एप्लीकेशन में ये सारी चीजें। तो इसको एकदम आराम आराम से पढ़ना है। देखो बहुत टफ चीज नहीं है, बहुत टफ चीज नहीं है। क्या किए, रॉड था, चार्ज रॉड था, कोई एक एलिमेंट लिए, थीटा 1 थीटा 2 माने थीटा एंगल पे लिए एलिमेंट, क्योंकि थीटा को हमको वेरिएबल बनाना है। अब यहाँ से डी लिखे, डी लिखे तो ई एक्स के लिए बात किए। समस्या कहाँ फंस रही थी कि डीएल भी वेरिएबल है, आर भी वेरिएबल है और थीटा भी वेरिएबल है, तीन तीन वेरिएबल है। तो इस वेरिएबल को हमको क्या करना है, एक वेरिएबल में बदलना था। एक वेरिएबल में बदलने के लिए कौन सा जुगाड़ लिए, तो ये ट्रायंगल बाहर निकाल लिए। एक बार कॉस थीटा लगाए तो आर बदल गया थीटा में, एक बार टेन थीटा लगा के डिफ्रेंशिएट किए तो डीएल बदल गया थीटा में। अब थीटा वेरिएबल है, आर स्क्वायर भी वेरिएबल है तो ये थीटा के टर्म में है, और डीएल भी वेरिएबल है तो ये भी थीटा के टर्म में है। अब सारे वेरिएबल को मैंने क्या किया, थीटा में बदल लिया। थीटा में बदल करके सबका वैल्यू पुट कर दिए तो एक्स निकल गया, सॉल्व कर दिए तो, और ईवाई वाले में पुट कर दिए सारा वैल्यू तो ईवाई निकल गया, है ना। अब इसी में क्या बोला कि अगर इनफाइनाइट है, अगर बीच में है, तो बीच में है तो तुम पहली दूसरी क्लास में जो ज्योमेट्री पढ़े हुए होगे उसमें ये पढ़े हुए होगे कि अगर ये समबाहु त्रिभुज है तो इसका बाइसेक्टर 2 बराबर भागों में बांटता है। तो 2 बराबर भागों में बांटता है भाई, तो कह रहा है क्या कि 2 बराबर भाग में बांट रहा है, इसका मतलब जितना कोण ये होगा उतना ही कोण ये भी होगा। दोनों को क्या मान लिए, थीटा, थीटा 1 थीटा 2 थीटा के बराबर में होगा, वैल्यू डालेंगे तो ई एक्स निकल के आएगा 2 टाइम्स के लैम्डा ए बाई साइन थीटा, और ई वाई निकल के आएगा कितना। इसके पीछे का लॉजिक क्या बताया कि आधा आधा है, इसका मतलब जितना एलिमेंट ऊपर पॉसिबल होगा उतना ही एलिमेंट नीचे भी पॉसिबल होगा। इसका मतलब ये हुआ कि देखो कि जितने नीचे के तरफ साइन थीटा आएंगे उतने ही ऊपर के तरफ भी साइन थीटा आएंगे, सारा एक दूसरे को क्या करेगा, कैंसिल, और सारा कॉस थीटा क्या होगा, जुड़ता चला जाएगा। तो जब सारा कॉस थीटा जुड़ता चला जाएगा तो कॉस थीटा एक्स में बचेगा और वाई में कितना हो जाएगा, 0। इसके बाद में क्या बोला कि अगर ये आवेशित जो है, अगर ये जो आवेशित कण है, ये आवेशित कण अनंत लंबाई का हो, या आवेशित तार क्या हो, अनंत लंबाई का हो। तो जब अनंत लंबाई का होगा तो इस पर हम लोग एक कॉन्सेप्ट क्या बिल्डअप किए कि ऐसे तो पढ़ाए हैं कि समानांतर रेखाएं कभी एक दूसरे से मिलते नहीं है, लेकिन ये व्यवहारिक रूप में नहीं होता है। व्यवहारिक रूप में मैथमेटिक्स में भी आप पढ़ेंगे कि अगर 2 लाइन पैरेलल लाइन है तो हम लोग मानते हैं क्या कि इनफाइनाइट डिस्टेंस पर जाने के बाद क्या होगा, ये एक दूसरे से मिल जाएगा। और फिजिक्स में बेटा जो दिखता है ना वही होता है। इसके लिए मैं क्या एग्जांपल दिया कि रेलवे ट्रैक के बीच में खड़ा हो जाओ और देखोगे तो बहुत दूर जाने के बाद क्या लगेगा कि दोनों पटरी क्या हुई, अगर मान ले मिलती हुई नहीं दिखी तो तुमको दिखेगा कि मेरे नजदीक में इतना डिस्टेंस है। जैसे जैसे दूर जाते गए इसका डिस्टेंस तुमको कम दिखता जाएगा, धीरे धीरे छोटा होता। तो एक समय के बाद, बहुत दूर के बाद ऐसा मानोगे कि नहीं कि अनंत पे जाके ये मिल गया। तो समानांतर रेखाएं अनंत पे मिल रही है, इसका मतलब जो रेखाएं अनंत पे मिल रही है वो समानांतर है। इसका मतलब कि जो रेखा अनंत पर मिल रही है वो कैसा है, तो ये 2 रेखा जो है सो अनंत पे जाके मिलेगी। तो अनंत पे मिलेगी तो इस दोनों को कैसा मानेंगे, समानांतर। अब जब समानांतर मानोगे तो ये कोण जितना वो भी कोण इतना ही, तो थीटा 1 और थीटा 2 कितना, 90 डिग्री, वैल्यू डाल के ई एक्स ई वाई निकाल लिए। फिर क्या किए कि कहे कि अगर टर्मिनेटेड इनफाइनाइट हो, मतलब एक टर्मिनल फिक्स हो और यहां से निकले और अनंत दूरी पर जाए, तो अनंत दूरी पर जाए तो इस बिंदु पर बोले तुमको निकालने के लिए, तो फिर से थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 कितना, 0 डिग्री। 0 डिग्री कैसे वो दिखा दिया था अभी वेक्टर लेके। फिर मैं क्या बोला कि अगर ये 90 डिग्री पे टर्मिनेटेड हो और बोले कि थोड़ा सा ऊपर, तो कितना ऊपर ये मेंशन रहेगा। अब कितना ऊपर मेंशन रहेगा, तो यहाँ थीटा 1 90 डिग्री और थीटा 2 का वैल्यू तुम यहाँ से निकाल लोगे, काम हो जाएगा। यही है क्या, इनफाइनाइट वायर के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना। अब देखिए कि एक जो सबसे इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, क्या इसका, ये, अरे यार लिखा हुआ है, अनंत लंबाई के आवेशित छत। सबके लिए सवाल इस पर आएगा, ये डेरिवेशन थोड़ी पूछेगा, ये सब बोर्ड का सिलेबस नहीं है, ये बोर्ड में नहीं पूछेगा। बोर्ड में क्या पूछेगा, जो अभी अगला सिलेबस आएगा। बोर्ड में क्या पूछेगा मैं ये बता दे रहा हूँ, देखो ध्यान से, कि मैं कभी तुमको पढ़ाया हुआ हूँ क्या कि कोई अगर वृत्ताकार होता है, वृत्ताकार आवेशित चार्ज है, तो उसके केंद्र पे विद्युत क्षेत्र कितनी होगी, 0। उसी का प्रूफ तुमको पढ़ना है। देखो कैसे, तो ये देखो कि अगर मान लो कि कोई सा आवेशित आवेशित वृत्तीय वलय है, ऐसा कुछ, ठीक है, और इस पे क्या कह रहा है कि तुम्हारा पॉजिटिव चार्ज भरा हुआ है,
इस पे तुम्हारा ये सर्कुलर है, ये खरा सर्कल है इसीलिए ऐसा दिख रहा है, ठीक ना। इसको इधर सामने से आके देखोगे तो ये सर्कल दिखेगा। तुम लोगों को ये पंखा कैसा दिख रहा है, ऐसा दिख रहा है ना, दिख रहा है ना ऐसा, और मैं सामने से देख रहा हूँ तो मेरे को वृत्ताकार दिख रहा है, ठीक ना। तो इसको उधर जा करके देखोगे तो ये वृत्ताकार दिखेगा। समझ में आ रहा है बात। चलो देखो, अब अगर इसका ये केंद्र है ये, तो इस केंद्र से इस पर पॉजिटिव चार्ज भरा पड़ा है। अब देखिए सुनिए, कह देगा क्या कि ये जो आवेशित चार्ज है, देखिएगा आप ध्यान से, कि ये जो है आवेशित वृत्ताकार वलय जो है, इस वृत्ताकार वलय का अक्ष, अक्ष कैसा, तो अक्ष होगा एक रेखा जो केंद्र से गुजरे और दोनों तरफ अनंत तक जाए, यही होगा क्या इसका अक्ष। अब कहेगा कि इसके अक्ष पर इसका ये बोल देगा कि इसका जो त्रिज्या है वो त्रिज्या है कुछ भी आर, ठीक ना। और कह देगा कि इसके केंद्र से एक्स दूरी पर, यहां से यहां तक मान लो कुछ भी एक्स दूरी पर एक पॉइंट है पी। अब इस पॉइंट पी पर बताओ कि विद्युत क्षेत्र की तीव्रता क्या होगी, ठीक ना। तो ये निकालना है, ये कैसे निकाला जाएगा, तो जरा सा देख लो, हम कॉन्सेप्ट बस बिल्डअप कर दे रहे हैं और फिर इस डेरिवेशन को करेंगे अगले दिन। बोर्ड के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड में करीब करीब हर एक साल 2 साल के बाद पूछ देता है, और अच्छी बात यह है कि पिछले 1-2 साल से पूछा नहीं है, ठीक ना। तो आप समझ रहे हैं आपके लिए कितना इंपॉर्टेंट है। तो देखो इसमें क्या करोगे भाई, कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन है, तो कंटिन्यूअस चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन में क्या करोगे, एलिमेंट काटोगे कितने लेंथ का, डीएल लेंथ का, इस पे चार्ज कितना होगा। अब ये पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा कि नहीं करेगा, पॉइंट चार्ज के जैसा बिहेव करेगा, तो ये बात बताओ कि यहाँ पर जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा ये इस पॉजिटिव चार्ज के कारण इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर की तरफ होगा कि नहीं होगा, होगा। छोटा सा इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, इसको डीई बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे, बोलेंगे कि नहीं। अच्छा, इस एलिमेंट के ठीक अपोजिट में भी एक एलिमेंट पॉसिबल है कि नहीं जिसपे चार्ज डीक्यू हो और इस पे लेंथ कितना हो, पॉसिबल है कि नहीं। इसके कारण भी वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा। कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा भाई, तो कैसा इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, तो यहां से देखो ये डिस्टेंस जाएगा और इसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, इसी के अलॉन्ग इलेक्ट्रिक फील्ड बनेगा, कैसा, कुछ ऐसा बनेगा कि नहीं बनेगा। इसको भी क्या बोलोगे। अच्छा, मान लो कि ये वाला एंगल है थीटा और ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक आर डिस्टेंस, तो यहाँ से यहाँ तक भी कितना डिस्टेंस, और बराबर साइड के सामने का एंगल क्या होता है, कोई दिक्कत है। अब देखो एक चीज, कि यहाँ से जब तुम इसको रिजोल्यूट करवाओगे तो ये वाला एंगल भी थीटा होगा और ये वाला भी एंगल कितना होगा, थीटा। अब इसको जब तुम रिजोल्यूट करवाओगे तो तुम देखो कि जिसके साथ थीटा लगा हुआ है उसके साथ जाएगा क्या, कॉस थीटा, और जिसके साथ नहीं लगा हुआ है उसके साथ डी साइन थीटा, है ना। ये वाला क्या हो गया आपका डीई साइन थीटा और ये वाला क्या हो गया आपका डीई कॉस थीटा। ये पहले वाले को रिजोल्यूट, इसको भी रिजोल्यूट करवाओ, तो जब इसको भी रिजोल्यूट करवाओगे तो इधर की तरफ कितना आएगा, डी कॉस थीटा, और इसको अगर तुम इधर रिजोल्यूट करवाओगे तो ये कितना आएगा, कितना आएगा, डी साइन थीटा। अब एक चीज देखो कि साइन थीटा और साइन थीटा अपोजिट डायरेक्शन में कैंसिल होगा कि नहीं, जो इनेट बचेगा वो जुड़ेगा कॉस थीटा में कि नहीं। ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पर थीटा आपका वेरिएबल नहीं है, यहाँ पर वेरिएबल केवल डी क्यू होगा। अच्छा देखो, यहाँ से अगर डीई का बात करें तो ये डिस्टेंस एक्स है और ये आर है, तो ये रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होगा कि नहीं, होगा ना। ये 90 डिग्री है तो रूट अंडर आधार का स्क्वायर प्लस लंब का स्क्वायर। अब देखो कि ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट, ये डिस्टेंस भी कांस्टेंट, थीटा भी कांस्टेंट। अगर तुमको डीई लिखना होगा तो डीई लिखना होगा तो क्या लिखोगे, के टाइम्स डी क्यू, और नीचे इस डिस्टेंस को बोल लो स्मॉल आर, ठीक ना। तो के क्यू बाय आर स्क्वायर लिखोगे कि नहीं लिखोगे। अच्छा, यहाँ पर अगर देखिए कि डी क्यू का आप बात करें तो डी इक्वल टू इतना लिखिएगा, तो ये तो साला पूरा कैंसिल हो जा रहा है साइन थीटा और साइन थीटा, बच क्या रहा है, ई नेट जो बच रहा है वो ई नेट क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन ऑफ डीई कितना, कॉस थीटा। अब इसमें देखो कि इस ट्रायंगल में तुम कॉस थीटा का वैल्यू निकाल सकते हो कि नहीं, आधार बटा कर कितना, एक्स बटा रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, ये ना है। अब देखिए आप बदल सकते हैं क्या इस एक्स को, केवल एक्स या तो नजदीक में रहेगा या तो दूर में, तो यहाँ पर वेरिएबल क्या है, केवल एक्स है वेरिएबल, आर कांस्टेंट है, बाकी सारा चीज कांस्टेंट है। अब इस वैल्यू को इसमें आप डालिएगा तो ये हो जाएगा क्या, इंटीग्रेशन के टाइम्स डी क्यू बाई आर स्क्वायर। आर स्क्वायर का मतलब कितना, एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर, रूट अंडर में स्क्वायर कर दोगे तो रूट हट जाएगा, है ना। और कॉस थीटा के जगह पर कितना रखोगे, कॉस थीटा के जगह पर कितना रखोगे,
एक्स अपॉन रूट अंडर एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। अब देखो यहाँ से एक्स एक्स स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर फिक्स डिस्टेंस, ये सारा कांस्टेंट, केवल बच जाएगा डी क्यू। डी क्यू का इंटीग्रेशन करोगे हो जाएगा क्यू, काम हो जाएगा। ये कॉन्सेप्ट है और ये इंपॉर्टेंट भी है, इसीलिए आज केवल इसका हम बेसिक करके छोड़ दिए। जब अगले क्लास में मिलेंगे तो इसका पूरा डेरिवेशन देखेंगे तरीका से, एग्जाम में कैसे लिखना है। अगर ये डेरिवेशन आ जाए तो कहेगा क्या कि आवेशित वृत्ताकार वलय के अक्ष पर किसी बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करें। तो इसके लिए ये पूरा कॉन्सेप्ट बनाना होगा, और ये पूरा कॉन्सेप्ट को जब आप सॉल्व करिएगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड निकल करके आएगा, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है बोर्ड के लिए। ठीक है, तो इसको फिर पढ़ेंगे। आज हम बस ऐसे इंट्रो कर दिए। पिछला वाला जो लेक्चर था इनफाइनाइट वायर के लिए, फाइनाइट वायर के लिए, ये बोर्ड का सिलेबस नहीं है, बोर्ड में नहीं पूछता है, ये कॉम्पिटिटिव सिलेबस है, और सवाल बनाने में ये सब कॉन्सेप्ट आपको काम में आएगा। जो कौन काम में आएगा? इनफाइनाइट वाला, एक साइड से इनफाइनाइट था वो वाला, दोनों साइड से इनफाइनाइट था ये वाला, ये सारा कॉन्सेप्ट मैं आपको बताया हूँ। इतना पढ़ करके आइएगा। शायद अब हम लोग होली के बाद मिलेंगे, तो आप लोगों को होली की अग्रिम शुभकामनाएं। ठीक है, क्या बोल रहे हैं? हाँ जी, अब एक ही बार खुलेगा होली के बाद, जिस दिन मंडे आएगा ना उस दिन से। क्या बोल रहे हो?